ओके, तो ओएसपीएफ की कुछ लास्ट वीडियोस में हमने बात कर ली है, दोज बेसिक पार्ट्स, जिसमें हमने ओएसपीएफ की नेबरशिप का, उसके एलएसडीबीज का, उसको लिंक स्टेट प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है, उसके बेनिफिट्स, उसकी कंपैरिजन टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, और ओरिजिनेशन के बारे में, और कुछ बेसिक बैकग्राउंड के बारे में हम काफी सारी बातें 2-3 वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप बात करो ना डीआर और बीडीआर के बारे में, फिर आपके ओएसपीएफ के पैकेट टाइप्स हैं, एलएसए टाइप्स हैं, और फिर आपका क्या आता है जिसमें नेबरशिप हमें समझनी है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स हमें समझनी है, एरिया टाइप्स हमें समझने हैं। तो जो डेप्थ के टॉपिक है उनके लिए मैंने थ्योरेटिकल ऐड किया था पहले, और फिर लगा था कि बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन अभी मेरे को क्या लगता है कि अगर एक बार प्रैक्टिकल समझ लेंगे ना तो बैकग्राउंड के जो प्रोसेसेस हैं, पैकेट्स किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो शायद मैं आपको वो जो आउटपुट्स हैं बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा, लिंक स्टेट, एलएसएज और ये सब की, है ना। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन वाले पार्ट की। ठीक है। तो कभी भी जब आप बात करेंगे किसी भी प्रोटोकॉल को, नेटवर्क में कुछ भी आप करेंगे, तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी ही करनी है। अगर आपने मेरी कैंपस एरिया नेटवर्क डिजाइन वाली वीडियो देखी हो, जो हमने काफी टाइम पहले बनाई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब तक कोई भी आप नेटवर्क में कुछ भी जब अगर आप करते हो ना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपने किया ही नहीं है। सिंपल सी बात यही बोलते हैं। तो ये आप पहले प्लान करिए सबसे पहले, ठीक है, कि आपको कितने आपके पास नेटवर्क है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास कितने सबनेट्स आपको रखने हैं, और कितनी साइट्स हैं आपकी, कितने कस्टमर्स हैं आपको जिनको इतने इंटरकनेक्ट कराना है। ये सारी बातें जब भी आपके पास ऑन पेपर रहेंगी, आपके जितने भी मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, मैनेजमेंट से बात करनी है आपको, जो भी अप्रूवल्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है। जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में तो पता चलेगा आपको, और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे ना शुरू शुरू में बड़ा लगता था कि यार मैंने ये कर दिया है और ये इस तरह से होना है, अब ये करके क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं, कंप्लायंसेस हैं, अप्रूवल्स हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, स्टेट टू स्टेट अलग अलग परमिशंस लेनी पड़ती हैं, आपको। अब ये ऐसा तो है नहीं आपने जब मन किया जहाँ पे वायर का सोचा वहाँ पे वायर लगा दिए, जहाँ पे डिवाइसेस का सोचा वहाँ पे डिवाइसेस लगा दिए, और जिस मर्जी तरह की आप कनेक्टिविटी चाहो दे दो। नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की रिलेटेड। बट यस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ये प्लानिंग आप पहले से करके रखोगे कि आपकी कितनी साइट्स, कौन सा नेटवर्क, किस डिवाइस पे कौन सा राउटर है, मान लो जो आपने एक साइट पे लगाया है, उसके कौन से इंटरफेस यूज कर रहे हो, किस इंटरफेस पे कौन सी आईपी है, क्या सबनेट मास्क है, मींस कंप्लीट प्रीफिक्स क्या है आपकी, और उस हिसाब से फिर आप एक टोपोलॉजी बनाओगे। ठीक है। उस टोपोलॉजी में मान लीजिए आपके पास 500 राउटर है, किसी बड़े सर्विस प्रोवाइडर के लेवल की आप बात कर रहे हो, 500,000 उसके अंदर राउटर है। तो हमने बेसिक में बात की थी कि कितने राउटर एक एरिया में, 50। तो आपको कम से कम 10-15-20 एरियाज उसके हिसाब से डिजाइन करने पड़ेंगे। फिर कौन सी साइट के राउटर किस एरिया में रहेंगी, कौन सी साइट के राउटर के कौन से लिंक किस एरिया में रहेंगे, ये सारी बातें फिर आपको एरियाज वाली डिपेंड करनी है। ठीक है। फिर उन पे आईपी एड्रेस आपको डालना है। तो एक बार जब रिक्वायरमेंट्स आपको पता चल जाती है, तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन का प्लान फाइनली कैरी ऑन कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपके लिए क्या है, ये हवा में तीर मारने वाली तुक्के वाली बात होती है। और ये बड़े बड़े नेटवर्क्स में ऐसा नहीं चलता है ना, छोटो मोटी कंपनीज है उनमें तो आप चला लोगे, कोई बात नहीं है कि अनमैनेज्ड तरीके से, अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से, लेकिन बड़ी कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसलिए प्रोसेस स्लो भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब चाहो कर लो, लेकिन स्लो है लेकिन सिक्योर है, और फिर वो एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस से है। कल को अगर कुछ भी XYZ होता है, आपके पास एक बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन आप रेफर करके ट्रबल शूटिंग बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ऐसा बचा होगा इसमें बताने वाला। कि राउटर के इंटरफेसेस हैं, तो प्रोसेस आईडी आप कौन से यूज करना चाहते हैं किस राउटर पे, ठीक है, किस में आप किस राउटर में कौन से इंटरफेसेस हैं जो आपको एसपीएफ में एडवर्टीज करना है। क्योंकि अभी पैकेट ट्रेसर जीएनएस 3 के हिसाब से आपको लगेगा कि यार मेरा ये राउटर जुड़ा है इस राउटर से, और ये राउटर जुड़ा है इस राउटर से, मतलब ये ऐसे ब्रांचेज आपने जोड़ी हुई है डिफरेंट, और इसके जो रूट्स हैं वो सारे ओएसपीएफ में डालने होते होंगे आपको, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे पैसिव इंटरफेसेस भी होते हैं, बहुत सारे आपके पब्लिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं बीजीपी के थ्रू, तो सारे आपको ओएसपीएफ में एडवर्टीज नहीं करने होते। तो बीजीपी में इसकी काफी एक क्लियर पिक्चर मिलेगी आपको। तो हाँ, ये पहले ही आपको डिसाइड करना है कि कौन से इंटरफेसेस या कौन से नेटवर्क्स आपको ओएसपीएफ में एडवर्टीज करने हैं।
फिर एरिया कौन सा चूज करना है हर एक नेटवर्क के लिए। अच्छा, एक और चीज आती है, जब भी आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दोगे, ये दिखाऊंगा मैं कॉन्फ़िगरेशन के बाद, तो उसके बाद जब आपका नेटवर्क अप एंड रनिंग हो गया है, जब कस्टमर या फिर जो क्लाइंट्स हैं वो सर्विसेज यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू, फिर आप उसमें कोई चेंजेस प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए मान लो अगर आपने चेंज किया ना, तो और ओएसपीएफ को आपको डाउन करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो डेड टाइमर है ना, वो क्या बोलते हैं कि जब तक आप कोई चेंज लाओगे और जब तक डेड टाइमर एक्सपायर नहीं होगा, तब तक वो चेंज आपका यहाँ पे इफेक्टिवली नहीं अप्लाई होगा। या फिर बहुत बार आपको ओएसपीएफ के प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ता है, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें भी नेटवर्क में क्या आता है, डाउन टाइम आता है, पर्टिकुलरली जिन राउटर्स पे आप वो काम कर रहे होगे, वो चेंजेस ला रहे होगे। तो पहले ही आप लेके चलिए, जैसे मान लो आपके पास एक टोपोलॉजी है, सिंपल सी टोपोलॉजी की बात करते हैं कि ये वाली आपकी एक टोपोलॉजी है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो पाथ है, बेस्ट पाथ है ओएसपीएफ का, इसकी कॉस्ट कम है, बैंडविड्थ ज्यादा है, पर आप क्या चाहते हो कि बाय एक्स वाई जेड एनी रीजन ये आपको बेस्ट पाथ नहीं बनाना, ये बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा बेस्ट पाथ का। वो किस बेस पे करते हो आप, बैंडविड्थ तो देखो चेंज करते नहीं है, प्रेफर्ड नहीं होती लिंक पे, मैं आपको दोनों तीन चीजें बताऊंगा कि आप बैंडविड्थ, जो एक्चुअल बैंडविड्थ है लिंक की, वो भी चेंज कर सकते हो, या फिर जैसे इसकी 100 थी, आप इसको 1000 कर दो, लॉजिकली है ना, ओएसपीएफ को लगेगा ये हायर बैंडविड्थ का लिंक है। पर उसकी बजाय आप क्या प्रेफर करते हो, कोस्ट चेंज करना, लिंक पे जाओ जहाँ पे आप रिसीव कर रहे हो पैकेट, और उसकी कोस्ट को क्या कर दो, कम कर दो, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, इसकी कॉस्ट कम होगी, तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, बेहतर पाथ। पर मतलब अभी मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना चाह रहा, कॉन्सेप्ट है कि जो भी चेंजेस करने हैं, तो जब आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसी टाइम पे कर दो, ताकि बार बार फिर ओएसपीएफ में डाउन टाइम ना आए आपका, ठीक है। चलिए, तो टाइमर की वैल्यू चेंज करनी है, ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो जो भी काम है पहले से ही करके चलो अपना। और करेक्ट एरिया आईडी इंटरफेस, ठीक है, मैट्रिक भी अप्रोप्रिएटली कॉन्फ़िगर्ड, तो वही बातें हैं सारी की सारी, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन का तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि वेरीफाई क्या क्या करना है। देखो, आपको जितनी भी चीजें आपने की है, कॉन्फ़िगर की है ना, तो आप सारी की सारी चीजों को, आपका 3 टेबल बनती है, तीनों टेबल को देखो, आपकी राउटिंग टेबल में जो रूट आपको चाहिए है, जहां तक के भी वो सारे रूट्स आपके पास, सॉरी, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपकी जो एडजेसेंसीज है, जिन जिन राउटर के साथ आप नेबरशिप चाहते हो, वो आपकी नेबरशिप है कि नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, जो लास्ट लाइन आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे कि भाई आपने जो रिडंडेंसी अपने नेटवर्क में दी है, कॉन्फ़िगर की है, तो वो वर्किंग है भी कि नहीं है। मान लो एक लिंक फेल करके देखो, तो देखो कि आपका दूसरा जो डेटाबेस में से उठा के उसने सेकंड बेस्ट पाथ को फर्स्ट बेस्ट पाथ बना के राउटिंग टेबल में अपडेट किया है कि नहीं। इट मींस आपका डाउन टाइम तो नहीं है कोई लिंक फेल होने के बाद। तो आपको याद है, जब भी हम कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर कौन सा आता है आपका, रिडंडेंसी का, तो वो हमेशा एक अच्छे नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सब बातें जब हम कर चुके होंगे, फिर हमें क्या देखना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हाँ जी, हमने यहाँ से शुरू किया था इस प्लानिंग के साथ, ये हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये हमने वेरीफाई किया है, और अल्टीमेटली देखो कभी भी 100% वही नहीं होता जो हम शुरू से प्लान करके चलते हैं, है ना। बिजनेस आप कोई रन करने की सोचते हैं, कोई शॉप खोलते हैं, कोई सेंटर, कोई कंपनी, आपने सोचा कुछ और होगा कि हाँ यार मैं इस प्लान के साथ चलूंगा, 6 महीने में ये करेंगे, 1 साल में ये, 3 साल में ये, लेकिन 5 साल बाद आपसे बात करेगा कोई, आपकी सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में पूछेगा, तो आप कहोगे कि वो जो रास्ता था ना, जो आपने प्लान किया था, वो अलग ही होगा जो आपकी एक्चुअल जर्नी रही होगी, है ना। बहुत ऐसा ही होता है मोस्टली। तो जो एक्चुअल चीजें फाइनली फिर आपने की होंगी, जिसकी वजह से जिसके बुनियाद पे आपका पूरा नेटवर्क चल रहा होगा, फाइनली अप एंड रनिंग होगा, उस सारी चीज को, हाँ जी, ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन है फाइनली, कि अब इस स्टेट में मेरा नेटवर्क है, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इन सारे पैरामीटर की वजह से, और इन सारे मैनिपुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो कल को अगर नेटवर्क में कुछ भी आपको बेहतर करना होगा, तो इस डॉक्यूमेंट को रेफर करोगे, कुछ दिक्कत आती है, ट्रबल शूट करना होगा, तब भी आप ये आपका फॉल बैक सिनेरियो इतना तो रहेगा ही रहेगा, कि भाई जब भी आप कुछ R&D कर रहे हो, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, और अगर वो मान लो कि खुदा न खास्ता जो आप चाहते थे उससे बेहतर ना होकर उससे घटिया हो गया पहले वाले से भी, तो एटलीस्ट ये फॉल बैक आपके पास प्लान है कि इस पे तो आप कभी भी अपने नेटवर्क को ला सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है। ITIL एक स्पेशली कोर्स भी आता है आईटी का, अगर आपको पता हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी करके, तो वो सारा का सारा इस डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन के ऊपर ही है। चेंज मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, बहुत सारी चीजें आती है उसमें। चलिए, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत मस्ट है। फिर कॉन्फ़िगरेशन, और देखो, जब मैं शुरू में करता था ना ओएसपीएफ, एनए जब कर रहे थे, एनपी, तो एक बेसिक सी ये अंडरस्टैंडिंग थी, स्पेशली एनए के टाइम पे, कि यार पता है वो ऐसे करते थे जो ट्रेनर थे, कि 3 राउटर लगाए
उनके बीच में OSPF चला दिया, पहले राउटर पे राउटर 3 के रूट आ गए, चलो जी हो गया OSPF, आपका काम खत्म, अगली प्रोटोकॉल करते हैं। नहीं, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे इजी पार्ट है। सबसे मुश्किल पार्ट क्या है कि जो बाकी कि ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने करनी ही क्यों है, प्रोसेस आईडी या फिर राउटर आईडी मैंने चेंज क्यों करनी है, वर्चुअल लिंक मैंने बनाने ही क्यों है, ये समझना वो मुश्किल है। क्योंकि जो एग्जाम में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, कभी एज इट इज डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, वो पूछ लेंगे कि वर्चुअल लिंक बनाते क्यों है, क्या कोई और रास्ता है कि आप वर्चुअल लिंक की जगह यूज कर पाओ। ठीक है, क्या रेकमेंडेड, क्या है वर्चुअल लिंक रेकमेंडेड है या नहीं है। ठीक है, ABR कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आपको ये समझने वाली है। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट तो बहुत आसान है। क्या करना है आपको, एक OSPF रन करोगे, प्रोसेस आईडी डाल दोगे। प्रोसेस आईडी क्या है, कोई भी एक नंबर है 16 बिट का, 1 से लेके 65,535 तक, लोकल जनरेटेड नंबर है, किसी भी राउटर पे कोई भी OSPF की प्रोसेस आईडी आप यूज कर सकते हो। 1000 राउटर है तो 1000 अलग अलग नंबर यूज कर सकते हो। पर डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है कि आप सेम नंबर यूज करो, कल को जब भी ट्रबल शूटिंग करनी होगी OSPF के प्रोसेस के अंदर आपको एंटर करना होगा, तो आपको पता है कि आप एक ही प्रोसेस आईडी यूज कर रहे हो, है ना। तो पर ये अलग अलग बातें हैं, प्रोसेस आईडी जरूरी नहीं है कि OSPF में एक ही आप यूज करो, कई सारे अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से आपको प्रोसेस आईडी अलग अलग भी रखनी पड़ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप OSPF के प्रोसेस में चले जाओगे, उसमें आप अपने नेटवर्क एडवर्टाइज करोगे। ठीक, तो इतनी सारी बातें तो आपको पता है, जब आप CCNA की वीडियोस देख चुके हैं ना हमारी OSPF वाली, तो ये सब बातें मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नया या टेक्निकली कॉम्प्लेक्स नहीं है बताने वाला। वाइल्ड कार्ड मास्क हम बता चुके हैं कि इसमें क्या करते हैं, देखो सबनेट मास्क के अपोजिट है। सबनेट मास्क में आप 111 पार्ट रखते हो नेटवर्क वाला और 00 रखते हो होस्ट वाला। तो इस वजह से क्लास ए का जो सबनेट मास्क बनता था वो क्या था तुम्हारा 255.0.0.0 करके, है ना। बी क्लास का क्या था 255.255 और सी क्लास का सबनेट मास्क मेरे पास क्या था 255.255.0। अब इनका वाइल्ड कार्ड मास्क अगर आप निकालोगे तो इसमें नेटवर्क बिट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो 0 से, और होस्ट बिट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 से। मतलब OSPF समझेगा कि ये जो पार्ट आपने 0 से मेंशन किया है ना, ये आपका नेटवर्क का पार्ट है, और जो आपके बचे हुए 1 वाले हैं वो आपके होस्ट के पार्ट है। ठीक, तो इस तरह से आप नेटवर्क आईडीज को एडवर्टीज कराते हो OSPF के अंदर। मान लो आपने लिख दिया 170.70.00, ये नेटवर्क एडवर्टीज करना चाहते हो आप OSPF में, और इसको फिर अब ये कैसे बताओगे कि इतना मेरा नेटवर्क पार्ट है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे उसकी जगह पे 0 0, और इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका होस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो ये OSPF के जो SPF एल्गोरिदम है उसको कैलकुलेशन के लिए आप देते हैं पैरामीटर, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है आपका कि जो भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, ठीक है, सबनेटेड या विदाउट सबनेटेड, ठीक है, उसको आप माइनस कर दो आपके टोटल सबनेट मास्क में से। ठीक, तो वो क्या बन जाता है आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। कोई भी डाउट है किसी तरह का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने सारी CCNA वाली OSPF की वीडियोस देख रखी है, तो इनमें कोई इश्यू नहीं। मैंने बताया है आपको कि OSPF की जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल की मैंने CCNA में ही बता रखी है। एटलीस्ट हाफ ऑफ CCNP मैंने वहां पे कवर कर रखा है ना। तो जो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट स्पेशली जो यहाँ पे बचे होंगे ना इसमें CCNP के लिए, वो कुछ LSA वाले ही इंपॉर्टेंट पार्ट बचे होंगे, एरिया टाइप्स और LSA टाइप्स, बट उसी के लिए आप समझिए कि इसको देखिए। और एक दो चीजें और है आई थिंक, यस हाँ, एक दो नहीं, तीन तीन चार चीजें लास्ट में और है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन वाली। ठीक है, तो उसके लिए भी आप CCNP वाली वीडियोस देखिए। अदरवाइज मैंने CCNA में बहुत अच्छे से OSPF को कवर किया हुआ है, वो जरूर जरूर मस्ट है वो आपके लिए देखनी। एक और ये मेथड है कॉन्फ़िगरेशन का, इसकी भी मैं बात करूंगा कि जो OSPF वर्जन 3 है ना IPv6 के लिए जो बोलते हैं एक तरह से, उसको जो आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आप वर्जन 3 IPv6 के लिए ही करें, नहीं, IPv4 में भी आप उस तरीके से OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये भी दिखाऊंगा आपको कॉन्फ़िगरेशन करके। ठीक है, इंटरफेस बैंडविड्थ कॉस्ट ये सब बाद में बताऊंगा जब मैं मैनिपुलेशन करूंगा बेस्ट पाथ की, बट यस मैंने बताया था कि 2-3 तरीके होते हैं जिससे आप OSPF का बेस्ट पाथ चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो OSPF की मैट्रिक क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, आपकी बैंडविड्थ पे। तो दो चीजें हैं, तो कॉस्ट चेंज कर दो लिंक की, या फिर बैंडविड्थ चेंज कर दो। ठीक है, तो बात करेंगे, पहले हम डिफॉल्ट देखेंगे बिहेवियर कि कौन सा बना रहा है वो बेस्ट पाथ, और उसके बाद मैं उसको छोड़ के किसी दूसरे को बेस्ट पाथ कॉन्फ़िगर करूंगा खुद से। ओके, तो इस वीडियो में आई थिंक इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये नोट्स हैं,
तो मल्टी एरिया, ये मैंने टोपोलॉजी अलग नहीं की है, CCNA वाली ही टोपोलॉजी है, ठीक। इसी के अंदर मैं सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। हो सकता है नेटवर्क आईडी और आईपी एड्रेस कुछ अलग रहें, पर यस, कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाऊंगा अगली वीडियो में, वेरिफिकेशन करेंगे और उस वेरिफिकेशन के बेस पे फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से हैं आपके, कि बेस्ट पाथ मैनिपुलेशन, पहली बात तो वही, मैट्रिक, रेफरेंस बैंडविड्थ, कॉस्ट, और फिर क्या बचता है इसके अंदर, ठीक है, इतना ही रहेगा आई थिंक इसमें फिर। और फिर आप कैसे इंटरप्रेटिंग, ठीक है चलिए, तो ये सारे ही आपको आउटपुट फिर मैं उसी टाइम दिखा दूंगा, ठीक है। बेस्ट पाथ कैलकुलेशन कैसे करना है और किन चीज़ों पे किस तरह के टाइप ऑफ राउटर। हाँ, एक और चीज़ जो आती है कि इसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ राउटर्स, और कौन से टाइप का राउटर किस तरह का एलएसए जनरेट करता है, किस तरह के एरिया में कितने तरह के एलएसएस के डेटाबेस मिलेंगे, कैसे सिंगल एरिया वाले अपने अपने एलएसडीबीज को सिंक करेंगे, फिर कैसे इसका जो एक एरिया का एलएसडीबी है कैसे दूसरे तक पहुंचता है यूजिंग एबीआर, उसके लिए फिर वो क्या लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट एनालिसिस टाइप यूज करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है अगली वीडियो, एक दो वीडियोस जो रहेगी इसी के ऊपर। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाय बाय।